नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने दिया बड़ा ऑफर। यूपी में योगी नहीं दूसरे शख्स हो सकते हैं अगले सीएम। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर टेंशन में इंडिया ब्लॉक 30 जुलाई को करेगा विरोध प्रदर्शन। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों के साथ बदले की भावना से काम कर रही है मोदी सरकार। रणदीप सुरजेवाला ने दिया बयान। खबर में आगे जिक्र होगा कि दरबार का कंसेप्ट नहीं लेकिन शहंशाह का है। राष्ट्रपति भवन के हॉल का नाम बदलने पर बोली प्रियंका गांधी। और खबर में आगे आपको बताएंगे कि टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा अपने वादे पूरे करने की ना नियत है और ना ही क्षमता। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपको लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी में चल रहा है जबरदस्त सियासी बवाल और बदल सकते हैं मुख्यमंत्री, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। जी दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूपी में योगी नहीं दूसरे शख्स हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मची हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अनबन को लेकर हर जगह चर्चा हो रही है। वहीं साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और इस पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। यूपी की रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं यूपी सरकार में से किसी को तोड़ना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि सुनने में आ रहा है कि अंदर बड़ा झगड़ा चल रहा है, लेकिन झगड़ा अंदर ही नहीं है, दिल्ली तक चल रहा है। ऐसे में विपक्ष के लोग कुछ तो ऑफर करेंगे। यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों से कोशिश में लगा है कि कोई बड़ी कुर्सी पर बैठ जाए तो उसे कुर्सी पर बैठाने के लिए कोई ऑफर आश्वासन दे तो क्या गलत है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो खुद कितने ताकतवर हैं, हमारे बैठने से कोई कुर्सी पर थोड़ी बैठ जाएगा। उन्होंने कहा कि हम परिवर्तन तो नहीं ला सकते, लेकिन कोई परिवर्तन के लिए तैयार होगा तो उसका सहयोग जरूर करेंगे। और उनसे जब ये पूछा गया कि क्या वो किसी और को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि सवाल मुख्यमंत्री का नहीं है। अखिलेश यादव ने जब मानसून ऑफर को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास देने के लिए तो बहुत कुछ है, पर सामने वाले के पास लेने की हिम्मत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री बदलने की ताकत रखते हैं अखिलेश यादव, ऐसा इशारों में उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन तो मैं नहीं ला सकता, लेकिन अगर कोई ला सकता है तो मैं उसको सहयोग जरूर करूंगा। और यहाँ पर बड़ा इशारा कर दिया है अखिलेश यादव ने कि यहाँ पर पहले आपको मानसून ऑफर का जिक्र किया था अखिलेश यादव ने कि अपने साथ विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। अब उसी प्रकार का ऑफर यूपी में चल रहा है, क्योंकि बीजेपी के अंदर बड़ा झगड़ा चल रहा है और ये झगड़ा अंदर खाने नहीं, ये झगड़ा दिल्ली तक पहुंच चुका है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर टेंशन में इंडिया ब्लॉक 30 जुलाई को करेगा विरोध प्रदर्शन। जी दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। कोर्ट ने उनकी हिरासत 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल कई महीनों से ईडी और सीबीआई की हिरासत में तिहाड़ जेल में है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि जेल में केजरीवाल की सेहत लगातार खराब हो रही है और इधर इंडिया गठबंधन सीएम केजरीवाल के गिरते स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर इंडिया ब्लॉक 30 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगा। इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में लामबंद हो गए हैं और सभी विपक्षी पार्टियां दिल्ली के जंतर मंतर में जुटेंगी और केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन करेंगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीते दिनों इंडिया गठबंधन की बैठक में अरविंद केजरीवाल की सेहत का मुद्दा आम आदमी पार्टी ने उठाया था और इसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में रैली का ऐलान किया। जंतर मंतर पर 30 जुलाई को इंडिया गठबंधन केजरीवाल के समर्थन में रैली करने जा रहा है। जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल की सेहत का मुद्दा आम आदमी पार्टी लगातार उठा रही है और आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल की सेहत जेल में लगातार बिगड़ रही है। उनका वजन भी कम हो रहा है और उनका डायबिटीज भी अनियंत्रित हो गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने आशंका जताई है कि जेल में उनकी जान को खतरा है। वहीं जेल में कोर्ट के निर्देश के बाद एक चिकित्सकों की टीम भी तैनात की गई है जो लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए रखते हैं। इसके अलावा केजरीवाल का हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया जाता है। ईडी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार किया है और इसके बाद सीबीआई ने भी इसी घोटाले में उन्हें भ्रष्टाचार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हालांकि ट्रायल कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली थी,
लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत पर स्टे लगा दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों के साथ बदले की भावना से काम कर रही है मोदी सरकार, रणदीप सुरजेवाला का बयान। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में गुरुवार को कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी नीति सरकार किसानों के प्रति बदले की भावना से काम कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि इस वर्ग के कारण उसे आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया और किसानों से जुड़ी प्रमुख योजनाओं की राशि को पूरा तरह से खर्च भी नहीं किया जा रहा है। उच्च सदन में आम बजट 2024-25 और जम्मू कश्मीर के बजट पर संयुक्त चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने इसे कुर्सी बचाओ, सहयोगी बचाओ और हार का बदला लेते जाओ बजट करार दिया। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या सरकार को देश के अन्नदाता किसानों की कराह, गरीब की लाचारी और बेरोजगार युवा की चिल्लाहट सुनाई नहीं देती, और उन्होंने कहा कि क्या जाति और धर्म के विभाजन में फंसे सत्ता में बैठे हुक्मरान इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें अब अन्नदाता किसान, गरीब और युवा की जाति नजर आती है। उन्होंने कहा कि बजट भाषण में किसान, युवा और महिलाओं को 3 जाति बताया गया है। सुरजेवाला ने कहा कि ये बजट खेत, खेती और खेतिहार विरोधी है, और उन्होंने कहा कि पहले 10 साल में इस सरकार ने देश के 72 करोड़ अन्नदाता किसानों की पीठ पर लाठी और पेट पर लात मारी है। उन्होंने कहा कि इन किसानों के शरीर पर घाव तो मिट गए, पर आत्मा पर लगे घाव के निशान अभी तक ज्यों के त्यों हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने किसानों पर गोलियां चलाई, जीप से कुचलवाया और 3 काले कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का उत्पीड़न किया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि जब किसानों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई तो उन्होंने सत्तारूढ़ दल के 400 सीटों के दावे को हकीकत में 240 पर पहुंचा दिया, जिसके बाद आज बजट के माध्यम से आप उसकी आजीविका छीन रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के साथ बदले की भावना से काम कर रही है। कांग्रेस सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की कृषि उपज की लागत पर 50% का मुनाफा और वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के 2 वादे किए थे। उन्होंने कहा कि क्या 2024-25 का आम बजट इस पैमाने पर खड़ा उतर पाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दरबार का कंसेप्ट नहीं लेकिन शहंशाह का है, राष्ट्रपति भवन के हॉल का नाम बदलने पर बोली प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन ने गुरुवार को दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदल दिया है, और अब से दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल को अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। मामले पर सियासत भी तेज हो गई है और इसको लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि दरबार का कोई कंसेप्ट नहीं है लेकिन शहंशाह का कंसेप्ट है। राष्ट्रपति भवन की ओर से गुरुवार को जारी एक प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी गई, और पिछले साल ही केंद्र की मोदी सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया था। दरबार हॉल राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रेजेंटेशन जैसे खास समारोहों और उत्सवों का स्थल है। दरबार शब्द का अर्थ भारतीय शासकों और अंग्रेजों की कोर्ट और सभाओं से है। भारत के गणतंत्र बनने के बाद यानी गणतंत्र के बाद इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में गहराई से निहित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैं चाहता तो डिफेंड कर सकता था, अपनी ही पार्टी के सांसद को रिजिजू ने दी नसीहत। लोकसभा में हुआ जमकर हंगामा। जी हां दोस्तों, लोकसभा में भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय की टिप्पणी पर गुरुवार को भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दल इस मामले में अभिजीत गंगोपाध्याय से माफी की मांग कर रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्थिति को संभालने की भी कोशिश की है। रिजिजू ने अपनी ही पार्टी के सांसद की टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने सदन में कहा कि भाजपा सांसद ने भाषा का गलत इस्तेमाल किया और इस सदन का कोई भी सदस्य अपनी टिप्पणी से अगर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो ये बहुत दुख की बात है। रिजिजू ने आगे कहा कि अगर कोई भी सदस्य ऐसी टिप्पणी करते हैं तो उसके खिलाफ स्पीकर के पास कार्रवाई करने की ताकत है। मैं ये कहता हूं कि जब ये टिप्पणी की गई थी तब मैं यहाँ मौजूद नहीं था, मैं राज्यसभा में था। मैं चाहता तो डिफेंड कर सकता था। किसने हमारे सदस्य को उकसाया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वो जो आदेश देंगे उसे सभी को मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सदन की एक मर्यादा है, उच्च परंपरा और परिपाटी रही है। मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि वो सदन में अपनी बात रखें, चर्चा में भाग लें, लेकिन कोई ऐसी टिप्पणी ना करें जो संसदीय परंपराओं के अनुकूल हो। और वहीं पर पूरा मामला तब सामने आया जब पश्चिम बंगाल के तामलुक से बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय सदन में बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए आर्थिक विषयों पर अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान कुछ विपक्षी सदस्यों ने टिप्पणी की तो गंगोपाध्याय ने कहा कि विद्वान सदस्यों को इस विषय के बारे में जानकारी नहीं है और उन्हें सीखना चाहिए। इसी दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने गोडसे को लेकर कोई टिप्पणी की, जिस पर पलटवार करते हुए गंगोपाध्याय ने उनके लिए एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया और इसका विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया। तब कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज रहे अभिजीत गंगोपाध्याय को
टिप्पणी की, जिसे लेकर विपक्ष आक्रोशित हो गया है। वहीं दूसरी तरफ बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने जब नोटबंदी और लॉकडाउन का उल्लेख किया तब स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका और कहा कि वो बजट पर बोलें। 2016 के बाद 2019 में चुनाव हो चुके हैं। इस पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जब बीजेपी के सांसद 60 साल और 100 साल पहले का जिक्र करते हैं, नेहरू पर बोलते हैं, तो आप चुप रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जमकर बहस यहाँ पर हुआ है, लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा चुनाव से पहले हलचल, बीजेपी जेजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल। दीपेंद्र हुड्डा ने किया स्वागत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों के नेताओं का पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के कई नेता, पदाधिकारियों समेत कई कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया और इस बारे में खुद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज दिल्ली आवास पर बीजेपी जेजेपी नेताओं, पदाधिकारियों समेत पार्षदों, सरपंचों, पूर्व पार्षदों और पूर्व सरपंचों, अनेकों सक्रिय कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर की महिलाओं ने निकाली रैली, असम में मारे गए 3 लोगों के लिए मांगा न्याय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर से कुकी और हमार समुदायों की 2 महिला संगठनों ने चुराचांदपुर जिले में एक रैली की। रैली के दौरान महिला ने असम में पुलिस मुठभेड़ में 3 हमार शख्स की हत्या की सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराने की मांग की है। कुकी महिला संगठन फॉर ह्यूमन राइट्स और हमार महिला संघ द्वारा आयोजित रैली में भाग लेने वाले लोग मोल वाईफाई खेल के मैदान से शांति मैदान के पास वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस तक चले। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से अलग व्यवहार क्यों, राज्यसभा में बोले पी चिदम्बरम। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मंगलवार को पेश हुए केंद्रीय बजट की आलोचना की। राज्यसभा में बुधवार को केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेकर पी चिदम्बरम ने बजट को कांग्रेस के घोषणा पत्र से काफी हद तक उधार लिया हुआ बताया। उन्होंने इस दौरान बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का भी जिक्र किया और पूछा कि इन तीनों राज्यों के साथ अलग व्यवहार क्यों किया गया। पी चिदम्बरम ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद भाजपा ने बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के लिए अपना दृष्टिकोण बदल लिया है और बजट में इसका प्रमाण साफ तौर पर देखने को मिला। सिर्फ इसीलिए रवैये को बदल दिया गया क्योंकि यहाँ रणनीतिक नेतृत्व बदला है। पी चिदम्बरम ने बजट को पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के घोषणा पत्र से काफी हद तक उधार लिया गया है। बता दें कि केंद्रीय बजट के बाद कई विपक्षी दलों ने एनडीए सरकार को घेरते हुए कहा था कि अन्य राज्यों की अनदेखी करके प्रमुख सहयोगी आंध्र प्रदेश और बिहार को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हमारा घोषणा पत्र पढ़ा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने केंद्रीय बजट पर सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस बात की भी खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस घोषणा पत्र के मद्देनजर नंबर 30 पर उल्लेखित रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन को अपनाया है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र के पेज नंबर 11 पर उल्लेखित प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए भत्ते के साथ साथ प्रशिक्षुता योजना भी शुरुआत की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पश्चिम बंगाल में नीट होगा खत्म। कर्नाटक के बाद ममता सरकार ने भी विधानसभा से पास कराया प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा ने भी राज्य में नीट को खत्म करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। साथ ही जो छात्र मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए इसकी जगह एक नई प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। ये प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री सेवन देव चट्टोपाध्याय ने मंगलवार को विधानसभा में पेश किया था। प्रस्ताव में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के स्वतंत्र निष्पक्ष परीक्षा कराए जाने में कथित असफलता की निंदा की गई है और राज्य सरकार ने जनहित के मद्देनजर राज्य में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम कराने का आग्रह किया है। और चट्टोपाध्याय ने मंगलवार को कहा कि आज प्रस्ताव पास किया गया है और इस पर चर्चा होगी। हमें उम्मीद है कि इस बात पर अच्छी चर्चा होगी कि क्या इस एग्ज़ाम सिस्टम में सुधार किया जा सकता है ताकि यह एरर फ्री हो सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी जीतने का कांग्रेस ने बनाया मेगा प्लान, बीजेपी को बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने हैं उपचुनाव, जिसको लेकर कांग्रेस ने नई स्ट्रेटेजी निकाली है। अल्पसंख्यक और पसमानदा मुसलमान के बीच में पैठ बनाने की कोशिश पार्टी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं
अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कब जाएगी सीएम की कुर्सी, दिल्ली में मिलेगा कौन सा पद, सीएम योगी को लेकर राकेश टिकैत की बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूपी को लेकर एक शिकूफा छोड़ा था। उन्होंने दावा किया था कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरह यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लोकसभा चुनाव के बाद कुर्सी से हटा दिया जाएगा। अब लोकसभा नतीजे आए 1.5 महीने से ज्यादा समय हो गया है, तब यूपी को लेकर फिर से ऐसे ही कयास लगने लगे हैं। बीजेपी में सियासी घमासान की अटकलों के बीच लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का जो दौर चला, उसने इन अटकलों को और हवा दे दी है। अब इन सब के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने यूपी की सियासत और सीएम योगी के भविष्य को लेकर नई भविष्यवाणी कर दी है। इसने सभी को चौंका कर रख दिया है। सीएम योगी के भविष्य पर राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया और कहा कि बीजेपी का चक्रव्यूह है, इसमें जो फंस गया वो निकल नहीं पाएगा, इनमें से कोई नहीं कहीं नहीं जाएगा। ये आपस में बयान देकर ये देखते हैं कि कौन किसके साथ है, जो निकलता दिखाई देता है उसे ये मारते हैं, नेताओं की ये भ्रूण हत्या करते हैं। 2.5 साल बाद योगी जाएंगे दिल्ली, अभी तो टाइम है। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने दावा किया कि 2.5 साल बाद योगी आदित्यनाथ केंद्र सरकार में जाएंगे और गृह मंत्री बनेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि ये गृह मंत्री बनेंगे, फिर इनका बुलडोजर पूरे देश में चलेगा और इससे ये डराने का काम करेंगे। अभी कोई नहीं कहीं जा रहा है। दरअसल यूपी में सियासी गलियारों में चर्चा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मौर्य कई बार खुले मंच से कह चुके हैं कि सरकार से ऊपर संगठन है और इन सब के बीच पिछले दिनों उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। उधर सीएम योगी के 27 जुलाई को पीएम मोदी और अमित शाह के साथ बैठक की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर यूपी बीजेपी की कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है और इस बीच यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। जी हाँ दोस्तों, इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने इस मुलाकात को लेकर बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि केशव प्रसाद मौर्य अब सीएम योगी आदित्यनाथ से टक्कर लेने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत करते हुए कहा कि देखते हैं कि वो बीजेपी छोड़ते हैं या सीएम योगी हटाए जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लड़खड़ाती सरकार का लड़खड़ाता बजट, मोदी सरकार पर कपिल सिब्बल ने कसा तंज। जी दोस्तों, राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने मंगलवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए वित्तीय पैकेज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी की बैसाखी पर खड़ी सरकार दोनों राज्यों को फायदा पहुंचाने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट की कहानी ये है कि ये लड़खड़ाती सरकार का लड़खड़ाता बजट है। सिब्बल ने कहा, याद रखें कि राजनीतिक रूप से ये सरकार बिहार और आंध्र प्रदेश के दो नेताओं की बैसाखी पर खड़ी है, इसीलिए इसे एहसास है कि वो इन बैसाखियों के बिना सरकार बरकरार नहीं रह सकती। इसलिए इसे आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों को लाभान्वित करने की जरूरत पड़ी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार डगमगा रही है और टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार उनकी मदद कर रहे हैं, इसीलिए बजट का लाभ दोनों राज्यों को मिला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी वालों से नाराज है मोदी, बजट को लेकर अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर बड़ा आरोप। जी दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था, तो इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और बजट को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने बजट 2024 को लेकर ये तक कह दिया कि ये पूरे देश का बजट होकर सिर्फ नायडू और नीतीश का बजट था। उन्होंने मोदी सरकार पर उत्तर प्रदेश का अनदेखी करने का आरोप लगाया है। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी लगता है यूपी वालों से नाराज हैं। इन्होंने तो यूपी को बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन क्या मिला? यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है तो डबल लाभ मिलना चाहिए, लेकिन दिल्ली अब लखनऊ की तरफ देख ही नहीं रही है। लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया है और इसका असर तो बजट पर भी देखने को मिल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए पैसा आवंटित किए गए, राबड़ी देवी का मोदी सरकार पर हमला। जी दोस्तों, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर छिड़ी बहस और आरजेडी इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध कर रही है। बजट को लेकर भी केंद्र सरकार के ऊपर हमला किया जा रहा है। बिहार की
पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि पीएम मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए बजट में 2 राज्यों के लिए पैसे आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2024 में पूरे देश को अनदेखा कर दिया, सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए पैसे आवंटित किए हैं और इसके पीछे उनका मकसद अपनी कुर्सी बचाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पैकेट थमा दिया है। इससे क्या होगा? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय बजट में झारखंड की उपेक्षा करने के लिए मोदी सरकार पर बरसे हेमंत सोरेन। जी दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय बजट में राज्य की उपेक्षा करने के लिए केंद्र की आलोचना की और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्र द्वारा राज्य को दिए जाने वाली बकाया राशि को लेकर चुप हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्र पर राज्य का 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया है और उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार झारखंड के बकाया का भुगतान करे। सोरेन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राज्य के साथ भेदभाव करने का दोषी कौन है? केंद्र पर राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया है, लेकिन हर भाजपा नेता इस मुद्दे पर चुप है। विशेष पैकेज अपनी बैसाखियों को दीजिए, हमें हमारा बकाया चुका दीजिए। वो इस संदर्भ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को अपने बजट प्रस्तावों में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए उठाए वित्तीय कदमों की बात कर रहे थे।